नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी की। वोट फॉर डेमोक्रेसी, इसमें इस पूरे समूह में इस देश के कई बहुत ही योग्य शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं। इसमें प्रोफेसर से लेकर के और आईएएस तक, रिटायर्ड आईएएस तक जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट हमारी या न्यूज लॉन्चर में काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट नहीं है, वो ऐसे योग्य लोगों की रिपोर्ट है जो सरकारों का हिस्सा रहे, नौकरशाही का हिस्सा रहे, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज चलाई हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। ऐसे लोगों के समूह की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जो सरकार बनी है वो अवैध सरकार है। 103 सीटें एनडीए ने बेईमानी से जीती है, 103। कुल 202 सीटें नीतीश की सीट यानी जेडीयू की सीट, बीजेपी की सीट, उपेंद्र कुशवाहा की सीट, जीतन राम मांझी की सीट, चिराग पासवान की सीट, इन सबके पार्टियों की सीटें सब जोड़ ली जाएं तो 202 हैं। 103 अगर बेईमानी से जीती हैं तो फिर मोदी और नीतीश ये तो ईमानदारी से सिर्फ 99 पर पहुंचते। सब जोड़ करके मोदी, नीतीश, कुशवाहा, मांझी, चिराग सब जोड़ के 99 पे पहुंचते। और अपोजिशन कितने पर होता? 144 पर, 144, 144 सीटों पर होता। यानी जो तस्वीर आज है इससे बिल्कुल उलट तस्वीर होती। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में क्या क्या है, फैक्ट्स, कोई लफाजी नहीं, फैक्ट्स की हम बात करेंगे। और फैक्ट के लिए ले आइए हेमंत जी को, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। एक झलक खाली रिपोर्ट की मैं दिखा दूं। भैया जरा रिपोर्ट दिखा दीजिए, कम से कम रिपोर्ट एक बार लोगों के सामने आ जाए कि हाँ कोई वाकई रिपोर्ट है या नहीं है। ये देखिए आप, द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट, चुराए हुए जनादेश का ऑडिट रिपोर्ट। नीचे आप देखिए, वोट फॉर डेमोक्रेसी, फ्रॉम एसआईआर मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक। एसआईआर के मैनिपुलेशन से लेकर के, जोड़ तोड़ से लेकर के, और मिडनाइट हाइक, वो रात में, रात के अंधेरे में ट्रक तक, ये सारा कैलकुलेशन हुआ है इसमें। हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड, कैसे वोट के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये सब है। पूरा सीट वाइज डेटा है, लेकिन हम सारांश में तथ्यों के साथ बात करेंगे, नहीं तो कार्यक्रम बहुत ही लंबा हो जाएगा। जनादेश की चोरी पर ये बड़ा खुलासा हेमंत भाई के हवाले। हेमंत भाई एक एक तथ्य पॉइंट वाइज ऐसे बताइए ताकि दर्शक भी चाहे तो नोट कर लें और नोट करके अपने स्तर पर भी एनालिसिस कर पाएं। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये रिपोर्ट आई है ये बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने तैयार की है और ये ओपन एंड शट केस है। जो हम कहते हैं ना बार बार के डेटा मैनिपुलेशन के जरिए किस तरीके से चुनाव का खेल किया जा रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, और अब जो तैयारी वेस्ट बंगाल की है। पूरे का पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा एक चरणबद्ध, पूरी एक क्रोनोलॉजी। इसको आइसोलेशन में मत देखिएगा। ये कंप्लीट, जो मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये रिजल्ट ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये मैकेनिकल, मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल रिजल्ट है। ये कंप्लीटली मैकेनाइज्ड रिजल्ट है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ये जो रिपोर्ट आई है इसने 100% इस बात को साबित कर दिया है। ये क्या कह रही है भाई, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो ये रिपोर्ट दी, इसका नाम ही उन्होंने रखा है बहुत, ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट, ये इसका रिपोर्ट का नाम है। इसने किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इंक्लूसिव एक्सरसाइज जो इस देश में होती थी, कि जब सब समावेशी एक्सरसाइज चुनाव की, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार, उसको कैसे इन्होंने इंक्लूसिव की बजाय एक्सक्लूसिव करने की कोशिश की एसआईआर के नाम पर। वो सारी चीजों पे मैं आऊंगा धीरे धीरे। कैसे उन्होंने चुनाव से पहले ही राजीव अग्रवाल, ज्ञानेश गुप्ता की टेक्निक से किस तरीके से अपनी जीत पहले ही सुनिश्चित कर ली थी।
मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण था वो उस एजेंडे के तहत कराया गया और साफ तौर पर किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई, मतदान केंद्रों में बढ़ोतरी की गई, आजीविका दीदियों का प्रयोग किया गया चुनाव के लिए। हर वो चीज जो दर्शक जानना चाहते हैं उस हर चीज का हम जिक्र करेंगे बेसिकली। ये आशीष भाई जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ना, वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से अगर ये दर्शकों तक पहुंचे, कोई भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हो, चाहे अपने फेसबुक पे कोई पेज हो, मैं चाहूंगा आप उस पर अगर डाल सको उस रिपोर्ट का एक लिंक या जो भी स्थिति, उसको हाँ जरूर वहाँ डालना चाहिए। हाँ, फेसबुक पे या जो आप ज्यादा टेक्निकल आदमी है, मुझे समझ नहीं उतनी आईटी की। तो बेसिकली आशीष भाई इस रिपोर्ट में है क्या, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने से लेकर चुनाव के बाद डेटा में हेरफेर, चुनाव के बाद भी पहले भी उसको बिहार में लोकतंत्र को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लूटा गया है, उसका एक ये स्पष्ट खुलासा है ये रिपोर्ट। और हर आदमी को इसको पढ़ना चाहिए जिसको डेमोक्रेसी से थोड़ा सा भी प्यार है। बेसिकली इसमें क्या है, इसको रिपोर्ट को पहले तो इसका सोर्स बता दूं मैं। बिहार वर्डिक्ट 2025 जो रिपोर्ट है, ये महाराष्ट्र में जो वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्थान है उसने तैयार की है। पूरी तरीके से जो ये डेटा है, पूरा जो भी डेटा इसके अंदर है, सीट वाइज डेटा है, देखिएगा आप, सीट वाइज पूरी की पूरी 243 सीटों का डेटा है। पूरी तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों, वैधानिक कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों और दर्ज की गई गड़बड़ियों पर आधारित है ये रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा इस बात का। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम हटाने से लेकर मतदान के बाद आंकड़ों में हेराफेरी, वोट फॉर डेमोक्रेसी की नई रिपोर्ट सब कुछ स्पष्ट करती है ये कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया। जो इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि केवल कुछ बिखरी हुई अनियमितताओं या प्रशासनिक त्रुटियों की कहानी नहीं है ये एक संगठित और सिस्टमेटिक चुनावी हेराफेर की ब्लेटेंट तस्वीर है। इसमें अनक्लियर वोटिंग लिस्ट, उनके अंदर चेंजेस, जो मैथमेटिकल इरेगुलरिटीज, डेटा का मैनिपुलेशन, मतदान के बाद हेराफेर के माध्यम से जो अंजाम दिया गया, ये पूरे की पूरी हमारी जो इलेक्ट्रल वो पूरे का पूरा सिस्टम है उस पर अनियमितताओं पर उस पर सवाल उठाता है, उसकी जो विश्वसनीयता है उसको चौराहे पर खड़ा कर देता है। ये किन विषय आपने जो इशारा किया कि बहुत बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, तो मैं उनके नाम भी बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल दर्शकों को सब कुछ। इसमें एमजी देवास्यम साहब थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और फोरम फॉर इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी के संस्थापक हैं वो। और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को आप जानते हैं, यहाँ अपने यहाँ भी कई बार आते हैं शो के ऊपर। वो पूर्व डीन है फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, और प्रोफेसर हरीश कार्णिक कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं, और माधव देश पांडे वो भी कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। उन सब ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की है और इसका एक एक शब्द पढ़ने लायक है। मैं तो ये कहता हूं एक एक शब्द। वो शुरुआत कहां से करते हैं पहले ही चैप्टर में कि सबसे बड़ा चुनावी घात है एसआईआर, जो 24 जून 2025 को एकाएक रातों रात सपना आया जैसे ट्रंप को आता है और वो सुबह जारी कर दी गई। उसमें कहा गया है कि ये जो एसआईआर का फैसला है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के तहत गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है एसआईआर का ये आदेश। एक एक चीज स्पष्ट है। मैं बिल्कुल इसकी जो साइनॉप्सिस है उसी को टच कर रहा हूं, बाकी कुछ को नहीं। सबसे गंभीर बात यह है कि एसआईआर के ने चुनावी कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को ही पलट दिया जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पहले ये इंक्लूसिव होता था, अब इसको एक्सक्लूसिव करने की कोशिश कर देगी। ठीक, एसआईआर के डेटा पे आइए, स्पेसिफिकली फिगर्स पे भी आऊंगा, मैं चुनाव के रिजल्ट पे भी आऊंगा, पक्का निश्चित रहिएगा। अजीज भाई 24 जून 2025 को बिहार में कुल वोटर कितने थे? 7.89 करोड़, 7.89 करोड़। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट रोल आता है, 1 अगस्त 2025 को, और वोटर कितने रह गए? 7.24 करोड़, यानी कि 65.69 लाख नाम हट गए। ठीक, 30 सितंबर 2025 को फाइनल रोल आया और उसमें वो मतदाता कितने हो गए? 7.42 करोड़, यानी कि जो मूल वोटर थे उसमें से कितने हट गए? 7.89 में से 7.42, यानी कि 47 लाख। ठीक, फिर भी रिपोर्ट के अनुसार केवल 3.66 लाख मतदाताओं को ही वास्तव में अयोग्य पाया गया।
नाम हटे कितने 47 लाख और अयोग्य कितने पाए गए 3.66 लाख। इसका मतलब यह है कि हटाए गए नामों की संख्या काफी असामान्य थी, जो साधारण सुधार नहीं बल्कि मतदाता सूची में हेराफेरी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टरल रोल इंजीनियरिंग की ओर स्पष्ट इशारा करती है। सिर्फ 21 से 25 जुलाई के बीच 3 दिनों में 21.27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए 3 दिन में, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर के हिसाब से असंभव है। असंभव शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इस अवधि में क्या किया, 5.44 लाख मतदाताओं को मृत बता दिया, 14.24 लाख को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया और बाकी सबको लापता बता दिया गया। क्या कह के आपने एसआईआर शुरू की थी कि विदेशी नागरिकों को इससे हटाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मतदाता की एक की भी पहचान नहीं गई, जो इसका मुख्य उद्देश्य था एसआईआर का। कर लीजिए क्या करेंगे, एक की भी। सारे का सारा देश लाइनों में खड़ा कर दिया, बाढ़ के दौरान बिहार खड़ा कर दिया और उसका यह परिणाम। रिपोर्ट में बताया कि यह संख्या प्रशासनिक तर्क और जो स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटीज होती है उनके भी खिलाफ है, बिना सही फील्ड वेरिफिकेशन के किए गए एल्गोरिथमिक और बल्क डिलीशन की ओर इशारा करती है। यानी कि मैकेनिकली डेटा मैनिपुलेट किया गया है। जो इस काम के ये माहिर है, जिसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि इनके पास पूरा डाटा बैंक है, इनके पास पूरे पन्ना प्रमुखों के जरिए सारा खेल एक एक वोटर का डिस्क्रिप्शन। ठीक, अब जो सुधार जो विशेषज्ञों को भी समझ में नहीं आया, इनको, मेरे को आपको नहीं, जो इनको भी नहीं आया, देवाश्रम साहब को, अपने डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को भी, कि ईसीआई ने सुधार की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया और बताया कि लगभग 17 लाख आपत्तियां और आवेदन मिले थे। हालांकि अंतिम आंकड़े कुछ और कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वास्तव में मतदाता सूची में हुए बदलाव लगभग 22 लाख प्रविष्टियों को प्रभावित करते हैं। 17 लाख और 22 लाख। सभी सुधारों को ध्यान में रखने के बाद भी अंतिम मतदाता संख्या गुणागणित के हिसाब से लगभग 7.38 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने 7.42 करोड़ मतदाता घोषित किए, जिससे 3.24 लाख वोटरों को बिना वजह ज्यादा संख्या कहां से आई। इसका कोई जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ये पहले भी बात उठी। इस गड़बड़ी के लिए कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिट या कोई ट्रांसपेरेंट स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया गया है कि फाइनल रोल की सत्यनिष्ठा के बारे में क्या कहना है आपका। नोबडी इज स्पीकिंग, बिल्कुल चुप, शांति। और मतदाता सूची जो है चुनाव की मध्य सूचना जारी होने के बाद भी बदलती रही। ये एक और बड़ा सेकंड नंबर पार्ट है। क्या है, 6 अक्टूबर 2025 को बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता थे, 7.43 करोड़। और मतदान के दिन ये संख्या कितनी होगी, 7.46 करोड़। ये 3 लाख कहां से आए। सिर्फ 10 दिनों में 3.34 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें अचानक उछाल युवा मतदाताओं में भी देखा गया, जो पात्रता समय सीमा को देखते हुए असंभव है। ये सारी की सारी कहानी है। उसके बाद स्ट्रक्चरल हेराफेरी और डेटा को दबाया गया। रिपोर्ट क्या कह रही है कि ये जो हेर फेर है सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं था, पोलिंग बूथ में तेजी से बढ़ोतरी का भी जिक्र करती है कि पोलिंग बूथ किस तरीके से बढ़ाए गए। आज आपने महाराष्ट्र में भी वो खेल देखा होगा, स्थानीय निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर। वो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैंने आपको बताया था, ये नया एसओपी। आजकल तो भाई साहब चुनाव आयोग कुछ कहता है, स्टेट सीईओ व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर बदल देता है, जो मर्जी है, ये करना ऐसा कर लो, ये नहीं तो ऐसा कर लो, वर्बल, केवल व्हाट्सएप मैसेज, कोई ऑर्डर आर्डर की जरूरत नहीं। नया भारत है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर 77462 77,462 बूथ थे, जो बिहार विधानसभा में 90,740 हो गए। लेकिन दूर दराज या नदी वाले इलाकों में इसी हिसाब से विस्तार नहीं हुआ, जिससे निर्वाचन क्षेत्र की रूपरेखा पर गंभीर सवाल उठते हैं। सोचिए, जहां मर्जी आया, क्या खेल किया गया। चिंताजनक बात चुनाव आयोग की, बहुत होता है, 13-14 हजार बूथ बहुत होता है। हाँ। जी, निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से मतदान के आंकड़े और गिनती से पहले डाले गए अंतिम वोटों का डेटा, जो पिछले चुनावों में हर चुनाव में नियमित रूप से प्रकाशित होता था, उसे रोक दिया गया। ध्यान रखिएगा, डेटा नहीं बताते आजकल। इसके बजाय जिला स्तर का अधूरा डेटा जारी किया गया, जिससे स्वतंत्र रूप से जांच करना नामुमकिन हो गया। ठीक,
उसके बाद रिपोर्ट कहती है जमीनी स्तर पर संस्थानों का कब्जा। रिपोर्ट में 1.8 लाख जीविका दीदियों को चुनाव वॉलंटियर के तौर पर तैनात करने की बात सामने आई है। ये वो महिलाएं हैं जो कैश ट्रांसफर वाली राज्य की वेलफेयर योजनाओं की लाभार्थी भी थी। रिपोर्ट का साफ तर्क है कि इससे वेलफेयर डिलीवरी और चुनाव प्रशासन के बीच की लकीर धुंधली हो गई, जिससे चुनावी मशीनरी की जो निष्पक्षता है वो खत्म। बूथ लेवल एजेंट्स में असंतुलन ने समस्या को और बढ़ा दिया। जहां सत्ताधारी गठबंधन ने 91,000 से ज्यादा एजेंट तैनात किए, वहीं विपक्ष के पास प्रति बूथ औसतन सिर्फ 1.55 एजेंट थे, जिससे पोलिंग स्टेशनों के अंदर बड़े अनमॉनिटर्ड इलाके खुद ही बन गए। फिर वोटिंग के दिन की गड़बड़ियां और आधी रात की बढ़ोतरी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कि वोटिंग और गिनती के दिन कई चौंकाने वाले घटनाएं सामने आई। सीसीटीवी बड़े पैमाने पर खराब हुए, वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर पड़ी मिली, स्ट्रांग रूम के पास बिना इजाजत वाली गाड़ियां थी, और हरियाणा से लगभग 6,000 वोटर्स को स्पेशल ट्रेन से लाया गया मुफ्त में टिकट देकर के। सबसे बड़ा दखल वोटिंग खत्म होने के बाद हुआ। 12 नवंबर 2025 को ऑफिशियल डेटा में वोटर टर्नआउट में एक जैसा 0.18% का इजाफा दर्ज किया गया। यह सभी चरणों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक जैसा था। इस आधी रात की बढ़ोतरी से 1,34,145 वोट बढ़ गए, जिसमें लगभग 20 सीटों के नतीजे में बदलाव आया। केवल इस फिगर से 21 सीटों पर जीत का अंतर 0 से लेकर सिर्फ 15 वोटों तक था। फिर भी वीवीपैट की ऑटोमेटिक दोबारा गिनती का आदेश नहीं दिया गया। यह है बिहार का चुनाव। और कुछ पूछना है? ये फिगर 103 पर ये फिगर कैसे पहुंचा? ओवरऑल जो पूरा जो इसमें मैंने कहा ना आपको, इसमें आप जब रिपोर्ट दिखा रहे थे पूरा कंस्टिट्यूएंसी वाइज वो है। मैं वही समझना चाह रहा था, हालांकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग के साथ तो मैं मतलब एक बार नहीं कई बार हम बैठे हैं, दर्शक हमारे उनको सुनते हैं, पहचानते हैं। गर्ग साहब जैसे एक एक सीट का फिर वो बताते हैं। मुझे लगता है कि एक बार हम गर्ग साहब के साथ भी इस रिपोर्ट को लाएंगे। मैं अभी तो हम लोग इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि 103 सीटें ये रिपोर्ट बता रही है। गर्ग साहब को हम लाएंगे ताकि गर्ग साहब एकदम जो, और कोशिश हम करेंगे कि हम लाइव लेके आए, क्योंकि उस समय लाइव में कमेंट्स भी आते हैं, दर्शकों के सवाल भी आते हैं, तो हम सवाल भी ले पाए, हम ऐसा कोशिश करेंगे। लेकिन इसको आशीष भाई एक मिनट, इसमें आशीष भाई एक चीज जो इन्होंने कंक्लूड किया है ना, उन्होंने बिहार की कहानी से कहीं ज्यादा इसको कंक्लूड किया है बहुत ही गजब के तरीके से। इन्होंने कहा है यह चुनावी हेराफेरी का एक नया तरीका है, जिसे बिना किसी साफ हिंसा या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रशासनिक अस्पष्टता, कानूनी दांवपेच और डेटा कंट्रोल के जरिए अंजाम दिया गया। वो उसको डेटा कंट्रोल कह रहे हैं, मैं और आप इसको डेटा मैनिपुलेशन कह रहे हैं। ये है बिहार के चुनाव का कुल लबदलुआ। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फैक्ट्स पे और आ जाऊं, जो फैक्ट्स हमारे पास ऑफ है, बाकी तो सारा डॉक्टर साहब बता देंगे। देखिए सारे दर्शक साथी बहुत ध्यान से सुन लें। बिहार के चुनाव में एनडीए को मिली 202 सीट, उसका वोट परसेंटेज कुल एनडीए का 46.5। ठीक, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट मिली और वोट परसेंटेज हुआ 20.1%। अब आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट 23% वोट मिले और उसको सीट मिली 25। भारतीय जनता पार्टी से 3% वोट ज्यादा मिले और सीट कितनी मिली? बीजेपी की 89, इनकी कुल 25। नीतीश कुमार जेडीयू 85 सीट आई और वोट परसेंटेज है 19.3%। छोड़ दीजिए लोक जनशक्ति पार्टी, सीट आई 19 और वोट परसेंटेज है 5%। उल्टा करिए इसको, कांग्रेस 8.7% और सीट आई 6। आप कुछ जोड़ पाए इसको ध्यान करते हुए? महाराष्ट्र में क्या हुआ था एग्जैक्टली? अगर ये नहीं हुआ हो तो बीजेपी खुद नहीं जीती, बीजेपी ने खुद नहीं जीती, बीजेपी ने अपने सारे एलाइज की भी मौज कराई, सारे, और अक्रॉस द स्टेट कराई। यही नया चुनाव का मॉडल है शीश भाई।
वो जो पन्ना प्रमुखों के जरिए सारे के सारा वोट, हर एक बूथ का वोटिंग पैटर्न पिछले 4 चुनावों का इनके पास रेडिली अवेलेबल है। ठीक, उसके हिसाब से वोट कटने भी है, टारगेटेड वोट कटने हैं और टारगेटेड वोट जुटने भी जुड़ने। महाराष्ट्र के अंदर जुड़ने वाला खेल पकड़ा गया तो बिहार के अंदर काटने वाला खेल शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल के अंदर अब वही मॉडल सक्सेसफुली उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट बंगाल का सीईओ और ज्ञानेश गुप्ता कितनी जगह पकड़े जा चुके हैं अब तक इस एसआईआर में, कितनी जगह? हर दिन पकड़े जा रहे हैं भाई, हर दिन कुछ ना कुछ तो आ रहा है। भाई साहब, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आज भी चल रही, आज भी हियरिंग थी एसआईआर पे, अगर कोई जुडिशरी होती ना, जुडिशरी जिसको आप कहते हो, ज्ञानेश गुप्ता 1 घंटा नौकरी में नहीं रह सकता, 1 घंटा। और ये बंगाल से तो ढूंढना नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोच करके देखिए, इस देश के अंदर केवल एक ही तो चीज है जो मैं बार बार आपको कहता हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि आपको वोट का अधिकार तो समय में मिल जाया करता खुद ही 18 साल के होते। इंक्लूसिविटी, आज की तारीख में सरकार वोटर चुन रही है। ये बिल्कुल नया मॉडल है, ये राजीव अग्रवाल की देन है जिसको ज्ञानेश गुप्ता आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर इस हिसाब से चुनाव होना है, फिर तो आप क्या सत्ता परिवर्तन की कहीं भी क्या ही उम्मीद करेंगे? वोट का परसेंटेज ये नहीं बताते, लोकसभा में वोट का परसेंटेज नहीं बताया भाई, 15-15 दिन तक एक फेज का। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस देश के अंदर। एसआईआर की सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवली हियरिंग चल रही है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की हिमाकत तो देखिए क्या। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एसआईआर को लेकर क्या शानदार काम किया है, क्या शानदार। इस देश के सारे जो सो कॉल्ड मीडिया संस्थान है वो सारे बिके पड़े, क्यों नहीं करते? उनके लिए इशू ही नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्या है? वोटिंग का अधिकार। करोड़ों लोगों के वोट, जो ये 12 राज्यों के अंदर एसआईआर हो रहा है, इसमें 2 ही राज्यों के अंदर 4 करोड़ वोट कर चुके हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं। क्या मतलब समझते हैं आप इसका? ये साधारण है क्या? ये असाधारण है। इसीलिए पिछले 12.25 साल के अंदर आपने क्या देखा कि हर इंस्टीट्यूशन को धीरे 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 कब्जे में लिया गया और सबसे पहला कार्यक्रम मीडिया का किया गया कि वो डफली बजाते रहे, कभी पतंग उड़ा रहे। डे वन ही पकड़ लिया था आते सबसे पहले। लेकिन मैं आखिर में बस एक ही सवाल है मेरा, 2024 के नतीजे आए, 2024 में बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े थे, 240 था, ये तो बहुमत से काफी पीछे थे, लेकिन इतना पहुंच गए थे कि जोड़ तोड़ के पहुंच गए, जाए 272 पार कर जाए। 79 सीट्स एडीआर की रिपोर्ट थी, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी के तब एडीआर ने रिपोर्ट बनाई थी। 79 सीट्स ऐसी थी जिन पर मैनिपुलेशन हुआ था, इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन जो आप कह लो, मतलब वो फेयर नहीं जीती गई थी। 79 240 में से आप घटा दो तो 161 है बचता। 161 पर आज कहां होते सब, ज्ञानेश कहां होते, बाकी कहां होते? 161। उसके बाद निर्मला सीतारमन के पति, उनको भी आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत जगहों पर ये बात बोली, सीटों पर पूरा डिटेल दिया, आंकड़े दिए, परकला प्रभाकर ने। अब बिहार पर हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक एक आंकड़ा रखा था। मैं तो मतलब उसका गवाह हूं, जब एक एक आंकड़ा, क्योंकि 40-40 मिनट का कार्यक्रम किया, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो भी एक एक पूरा पन्ना लेकर के पूरा इतना मोटा बैठते थे मेरे साथ इसी न्यूज लॉन्चर पे, और एक एक पन्ना खोल करके एक एक जुड़ा करके बिल्कुल जुड़वा करके अच्छे तसल्ली बख्श 40-40 मिनट। क्या हुआ? अब बिहार में फिर वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है। रास्ता कहां से निकलेगा? इन रिपोर्ट्स पर क्यों नहीं इतने काबिल, मैं फिर कितनी तारीफ करूं, दिन में तारीफ कर चुका हूं, इतने काबिल इस देश में जज हैं, जस्टिस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इतना अतीत में काबिल लोग नहीं रहे जितना वर्तमान में काबिल है। ये कोई क्यों नहीं समझता है? क्यों जो है इतने मतलब काबिल रिटायर्ड आईएएस डीन ये लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं भैया? हेमंत भाई। आशीष भाई, भगत सिंह पड़ोसी के घर चाहिए, नंबर 1। और इसका साधारण जवाब है, जब संसद आवारा हो जाए तो सड़क ही रास्ता है, शांतिपूर्ण तरीके से, इसका और कोई विकल्प है ही नहीं। न्यायपालिका को आप सुबह से शाम तक रोज देखते हैं, उसके बारे में जितना ना कहो उतना अच्छा है। ऐसे में अधिकार आपका है,
अधिकार चिन्ह आपका रहा है तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सड़क पे आकर के बचा सकते हो तो बचा लीजिए, वरना जाने दीजिए, कोई बात। डंका तो बज ही रहा है, डंका सुनिए। चलिए डंके सुनेगा देश, क्योंकि कोई नहीं, एक एक आज देखिए महाराष्ट्र, हर बार मैं तो कहता हूं, मैं तो कायल हूं इनके टैलेंट का, कायल हूं हेमंत भाई। मैंने आज कहा कार्यक्रम में महाराष्ट्र के चुनाव पर अतुल लोंढे पाटिल के साथ कि भाई मैं, आप लोग भले विरोध करो, मैं तो कायल हूं। बस एक ही कमी है, जितना ये चुनावी धांधली के लिए, चुनावी तिकड़म के लिए जितना R&D करते हैं, इतना R&D अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर दिए होते तो वाकई विश्वगुरु बन गए होते हैं। आप देखो ना, वो चंडीगढ़ के मसीह मॉडल से और स्याही मॉडल, आज आप स्याही मॉडल देख लो, अकेला शाही कितने मॉडल क्यों? अरे नहीं, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए स्थानीय निकाय के, वीवीपैट यूज नहीं करते। आज महाराष्ट्र में वीवीपैट यूज नहीं की, कर लीजिए, क्या करेंगे? चुनाव ये आयोग का देखो आदेश तो, था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुई थी। वीवीपैट नहीं यूज कर रहे, कर लीजिए, आप क्या करेंगे? जाइए, देयर इज नोबडी टू चैलेंज, देयर इज नोबडी टू लिसन। अपनी मर्जी से जहां जो मर्जी आए, वहां पर इस मॉडल की मशीन, दूसरी जगह उस मॉडल की मशीन, यहां पर ये शाही इंडेलिबल इंक, वहां पर दूसरी शाही, जो मर्जी आए कर रहे। देयर इज नोबडी टू चैलेंज, देयर इज नोबडी टू लिसन। फिर इस चुनाव का फायदा क्या? आप घोषित कर दीजिए ना, फिर बढ़ गई सरकार, जाइए, हो गया। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं, आज स्याही वाला, आपने स्याही कांड देखा? नहीं देखा? हाँ, देखा उन्हें नेल पॉलिश हाँ, मिटाते हुए। हाँ, मार्कर से, नेल पॉलिश से, लोग उससे जो हम लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे उसको स्प्रे करके सब रगड़ रहे, तो वालों साहब मार्कर वाली इंक लगाई जा रही है, बताइए आप। और एक नई मशीन, अभी आपको पता है, एक नई मशीन, वीवीपैट नहीं लगे हैं, लेकिन एक नहीं नई मुझे मशीन जो इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जानती, किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस मशीन के बारे में बताया नहीं गया, किसी को विश्वास भी नहीं ले गया, उसका डेमो नहीं हुआ कि डेमोन्स्ट्रेशन एक बार हो जाता कि एक मशीन क्या, इसका, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका उपयोग कैसे होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल पार्टीज, चुनाव आयोग, ये बात बार बार कुछ अंधभक्त लिखते हैं ना, चुनाव आयोग है वो करेगा फैसला। चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज का बाप नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया में स्टेक होल्डर हैं चुनाव, जितने चुनावी दल हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को कंडक्ट करने के लिए एक ऑफिस है, चुनाव को कंडक्ट करने के लिए। ये जवाबदेह है, बार बार मैं कहता हूं, ये जवाबदेह इस देश की जनता के लिए और देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जवाबदेह है। आप उनको बताओगे नहीं, कर दो, हमने कर दिया है, जाओ कर दिया। इसी को तानाशाही कहते हैं। कहने में थोड़ा झिझक या घबराहट हो तो आप लोग न कहें, लेकिन तानाशाही इसी कहते हैं। हमें इजाजत दीजिए, हम आएंगे, पूरा ब्यौरा एक एक सीट की कोशिश करेंगे कि लेके आए हमारे डॉक्टर साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब और बाकी लोगों को जोड़ करके एक शो में लाएं कि सब एक एक सीट वाइज हम चर्चा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करना था तो हेमंत भाई ने उतना भर पूरा का पूरा डेटा और रिसर्च निकाल के रख लिया था। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।